नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, हम क्षितिज के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आज पढ़ेंगे और हमारा अध्याय है जो है 5। तो देखो बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पहले जीवन परिचय को पढ़ेंगे और तत्पश्चात हम उनका कृतित्व परिचय पढ़ेंगे और उसके पश्चात हमारे क्षितिज पाठ में उनकी जो कविता आई है उसके बारे में शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हमारे साहित्य के कितने काल थे। हमारे साहित्य के कुल 4 काल थे। नंबर 1 था आदिकाल, आदिकाल, और नंबर 2 पे था भक्तिकाल, भक्तिकाल, और नंबर 3 पे था बच्चों रीतिकाल। रीतिकाल के कवि के बारे में हम अभी पिछली क्लास में देव के बारे में पढ़ के आए हैं और भक्तिकाल में हमने सूरदास के बारे में पढ़ा है और उसके तत्पश्चात जो अभी चल रहा है वो है आधुनिक काल। तो देखो बच्चों, अभी हम आधुनिक काल में चल रहे हैं और आधुनिक काल का साहित्य हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आधुनिक काल के कई भाग थे। देखो, सबसे पहले आया आधुनिक काल में छायावाद। क्या आया? छायावाद। छायावाद, और उसके तत्पश्चात आया, छायावाद के बाद में आए प्रयोगवाद, कविता, नई कहानी, ये सब आए। हमारे जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन से कवि हैं हमारे आज के हैं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म है जो बंगाल के महिसादल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? बंगाल के महिसादल में हुआ, सन 1889 में। कब हुआ? सन 1889 में। वे मूलतः रहने वाले कहाँ के थे? वो मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यानी इनका जन्म तो बंगाल में हुआ था। हो सकता हो इनके पिताजी बंगाल चले गए हो और इनके दादा परदादा उत्तर प्रदेश में रहते हो। तो ये मूलतः यानी बेसिकली उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनका जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। तो देखो बच्चों, निराला की जो औपचारिक शिक्षा थी वो 9वीं तक महिसादल बंगाल में ही हुई। यानी औपचारिक शिक्षा से मतलब है कि ये 9वीं कक्षा तक विद्यालय पढ़ने गए, उसके पश्चात ये विद्यालय पढ़ने नहीं गए। देखो, हमारे छायावादी बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने 8वीं और 9वीं तक की शिक्षा विद्यालय में प्राप्त की है। उसके पश्चात इन्होंने स्वाध्याय से, किससे स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं पढ़ना, इन्होंने स्वयं पढ़ करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। यानी अपने आप ही इन्होंने ये ज्ञान अर्जित किया। ये संगीत और दर्शन शास्त्र, यानी इनकी संगीत में गहरी रुचि थी, साथ ही दर्शन शास्त्र के बारे में भी ये गहरे अध्येता थे। यानी दर्शन शास्त्र का इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया था। हमने देखो बच्चों, छायावाद के मैंने अपने 4 स्तंभ हैं। पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी। तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, जिनके बारे में हम उनकी आगे अपने कथा पढ़ें, काव्य कथा पढ़ेंगे, उनकी आत्मकथा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वो भी दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। आगे देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे जो जिन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा, उन पर गहरा प्रभाव था। देखो, जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद है, दोनों आध्यात्मिक महापुरुष थे और उनकी विचारधाराओं का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर बहुत ही विशेष प्रभाव था। अब देखो, निराला जी का जो पारिवारिक जीवन था वो कैसा था? निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। कैसे? बहुत कम आयु में इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई, जिसकी याद में इन्होंने एक काव्य लिखा, सरोज स्मृति। और कुछ समय पश्चात ही इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो अपने आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने इन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पे इन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में इनका देहांत हो गया। यानी साहित्यिक मोर्चे पे अनवरत संघर्ष करने का मतलब ये है कि जब ये छायावाद के समय में जब ये अपने काव्य लिख रहे थे, उस वक्त और अन्य बहुत उच्च स्तर के छायावादी कवि भी थे, तो उनके साथ इनका संघर्ष, साहित्यिक संघर्ष चलता रहा। अब हम इनकी कुछ कृतित्वों के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखो, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्करमुत्ता और नए पत्ते। देखो बच्चों, जो ये अनामिका, परिमल और गीतिका, ये प्रकृति से परिपूर्ण कविता है। लेकिन कुक्कुरमुत्ता और नए पत्ते, ये जो कविता है इनकी, ये नई कविता के हिसाब से है। यानी शोषक
और शोषित वर्ग के बीच के संघर्ष पे इन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। उन दोनों कविताओं के नाम है कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। यानी इन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी इन्होंने बहुत अच्छे लिखे, जिनमें इनकी ख्याति अविस्मरणीय है, यानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। निराला रत्नावली, ये देखो इनका जो साहित्य खंड है पूरा वो निराला रत्नावली के नाम से है। निराला रत्नावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। यानी इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो निराला रत्नावली में प्रकाशित किया गया है। निराला क्या थे? विस्तृत सरोकारों के कवि थे। विस्तृत सरोकारों के कवि से यहाँ मतलब है इन्होंने न केवल कविताएं लिखी बल्कि उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन भी इन्होंने लिखा था। दार्शनिकता, यानी दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े अध्येता थे। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है उनमें दार्शनिकता है, विद्रोह है। विद्रोह किसका किसके प्रति है? शोषित वर्ग का शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह है। और क्रांति यानी शोषित वर्ग के में जो क्रांति की इन्होंने लहर उठाई है वो है प्रेम की तरलता, यानी प्रकृति के माध्यम से प्रेम की तरलता है। प्रकृति का विराट स्वरूप भी इन्होंने दिखाया है और उनका उदात्त चित्रण इनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने, यानी उनके क्रांतिकारी स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत, देखो कविता में 2 जगत होते हैं, यानी 2 चीजें आई जाती कविता में, एक तो भाव प्रधान होती है कविता, एक शिल्प प्रधान होती है। तो इनकी जो कविताएं थी उनमें भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को उन्होंने संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे? छायावादी थे। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। इससे पहले छायावादी जितने भी कवि थे वो मुक्त छंद का प्रयोग नहीं करते थे। शोषित, यानी जिनका शोषण किया जाता है। उपेक्षित, पीड़ित, यानी जो दुखी हैं। और प्रताड़ित, जिनको प्रताड़ित किया गया उन लोगों के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग यानी जो जमींदार वर्ग था और सत्ता, जो लोग सत्ता को हथिया करके बैठे हुए थे, उनके प्रति प्रचंड प्रतिकार के भाव भी इनके मन में रहा करते थे। देखो बच्चों, आज हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है उसमें इनकी एक प्रकृति से संबंधित 2 कविताएं आई है। इनकी पहली कविता है उसमें उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। तो देखो बच्चों, हम देखेंगे कि पाठ में उसके बारे में क्या दिया गया है, उसका सार देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम उत्साह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? उत्साह के बारे में। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब जानते हो बच्चों? आह्वान गीत का मतलब एक आमंत्रण गीत है। कौन सा गीत है? आमंत्रण। इधर देखो आप, आमंत्रण यानी बुलावा गीत, जिसको हम बुलावा गीत भी कहते हैं। यानी जो उत्साह कविता में, उत्साह कविता है वो एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है, यानी बादलों को बरसने के लिए यहाँ कवि आह्वाहित कर रहा है। बादल है जो निराला का प्रिय विषय है। बादलों के ऊपर इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है। और कविता में, हमारी पुस्तक में जो कविता है उसमें बादल के बारे में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला होता है। यानी बादल जो होता है वो जब बरसता है तभी सारे पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा पूरी होती है। आप किसानों को देख लीजिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी जगत को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वह बादलों की तरफ देखते हैं। दूसरी एक तरफ तो बादल क्या कर रहे हैं? प्यासे लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्या कर रहे हैं? नई कल्पना और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले भी हैं। तो यानी बादलों को यहाँ क्या बताया गया है? एक तो बादल सबकी प्यास बुझाते हैं, यानी जब धरती पर पानी गिरता है तभी नई फसल होती है, यानी यदि पानी ना हो तो कोई भी जीवित नहीं रहे। और दूसरी तरफ बादल क्या है? दूसरी तरफ जो बादल है वो नई कल्पना क्या कर रहे हैं? नई कल्पना, यानी कि बादल मानसूनी ऋतु आती है और चली जाती है, फिर दोबारा मानसून आते हैं, दोबारा बादल आते हैं नई कल्पना के साथ और नए अंकुर के साथ। तो उसमें जो विध्वंस है, जो विप्लव है, जो मतलब विप्लव का मतलब जो मिला जुला रूप है, और जो क्रांति की चेतना है जिसको संभव करने वाला भी बादल ही है। तो कवि जीवन को क्या बता रहा है? व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जीवन को कैसे देखता है? बहुत व्यापक यानी फैला हुआ। कवि जीवन को बहुत फैला हुआ देखता है और समग्र यानी बहुत अधिक मात्रा में उस दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, ललित का यहाँ अर्थ है सुंदर, ललित का अर्थ है यहाँ सुंदर या
कोमल। सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है इसकी उत्साह कविता में। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखो बच्चों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले भी कवि देश प्रेम की कविताएं लिखते थे ताकि लोगों में क्रांति की भावना जागृत हो। तो निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। जो बादल नामक कविता है जिसे उत्साह नाम दिया गया है, इसे जो कवि निराला है नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी हमारी कविता है अट नहीं रही है। दूसरी हमारी कविता है अट नहीं रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो ये कविता क्या कर रही है, फागुन की मादुकता को प्रकट कर रही है। फागुन की मादुकता का मतलब है फागुन मास में जो बसंत ऋतु आती है उसका जो मनमोहक रूप है उसको प्रकट कर रही है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। यानी फागुन का महीना बसंत का महीना होता है, इसमें प्रकृति बहुत मनोहारी हो जाती है। तो प्रकृति की मनोहारी सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखा गया है। देखो बच्चों, जब मन प्रसन्न होता है, जब मौसम अच्छा होता है तो मन प्रसन्न होता है, तो हर तरफ फागुन का शाही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यानी फागुन का जो महीना होता है वो बहुत ही सौंदर्य और उल्लास से भरा हुआ होता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय में कविता को फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया। यानी जितनी सुंदर शब्द हैं उसमें उतनी ही सुंदर कविता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम आज उत्साह कविता को शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में जानेंगे। अब देखो कवि क्या कह रहा है, इस कविता को आप क्या बादलों का आमंत्रण तो समझो, ही साथ ही इसमें क्रांतिकारी एक कविता है। देखो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना। बाल कल्पना का मतलब है बच्चों की से जो कल्पना की जाती है। बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजे। तो देखो बच्चों, पहले हम इतना इसका अनुवाद देखेंगे और उसके बाद में फिर हम नीचे उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लें। घेर घेर कर, यानी इसके क्या शब्दार्थ है। सबसे पहले बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो यहाँ जो घेर घेर का अर्थ है, इसका अर्थ है उमड़ उमड़ कर या गिर गिर कर। कैसे मतलब बादलों को गरजने के लिए कह रहा है, तुम उमड़ उमड़ कर बादल आओ गिर गिर कर। और घोर का यहाँ अर्थ है भयंकर। क्या है घोर का अर्थ? भयंकर। धाराधर, देखो बादलों को मेघ कहते हैं, बादलों को घन कहते हैं, लेकिन यहाँ बादलों को कवि ने धाराधर कहा है। ललित का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर और कोमल भी ललित का एक अर्थ होता है कोमल। बाल कल्पना, बाल कल्पना मतलब बालकों की मधुर कल्पना जो होती है, बालक जो मन में अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं, बाल कल्पना। छवि, छवि का अर्थ है उज्ज्वलता या सुंदरता। तो देखो बच्चों, उर का अर्थ है यहाँ हृदय, और वज्र का अर्थ है बिजली गिराने की जो शक्ति होती है, जो वज्रपात करना यानी बिजली का गिराना। तो देखो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो कवि बादलों को क्या संबोधित करते हुए कह रहा है। देखो बच्चों, कवि बादलों से कह रहा है बादल गरजो, क्या करो बादल तुम गरजो, गरज गरज के बरसो। कविता में क्या बताया गया है, कविता में नव चेतना और सृजनात्मकता का उत्साहवर्धन किया गया है। यानी कि जो नए लोग हैं, नए युवा लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनमें उत्साह होना चाहिए। तो यहाँ उनको संबोधित करते हुए कवि बादलों से क्या कर रहा है, गरजने का आग्रह कर रहा है कि बादल तुम बरसो, लेकिन बरसने से पहले तुम क्या करो, गरजो, यानी जोर जोर की आवाज करो। बादल बरसने से पहले गरजते हैं ना, तो कवि उनसे कह रहा है कि गरजने का आग्रह कर रहा है कि हे बादलों, गरज गरज कर दूर दूर तक आकाश में चारों ओर छा जाओ, यानी फैल जाओ, अर्थात मूसलाधार बारिश करो। कौन सी बारिश करो, रिमझिम रिमझिम बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश करने वाले बादल के रूप में तुम आकाश में फैल जाओ।
ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो कवि आगे क्या कह रहा है, काले काले घुंघराले, जो छोटे बच्चों के काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उन घुंघराले बालों के समान तुम आकाश में छा जाओ, अर्थात एक छोटे से सुंदर काले घुंघराले केशों वाले बालक के जैसे बादल तुम संपूर्ण प्रकृति के वातावरण में अपना प्रभाव स्थापित करो। यानी वो नवयुवकों को यहाँ कह रहा है कि तुम जो ये हमारा जगत है, हमारा जो संसार है, उसमें अपना प्रभाव स्थापित करो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। देखो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं बादलों से, हे बादलों तुम एक कवि के समान अपने हृदय में परिवर्तन का भाव भरो। जैसे कवि हृदय होता है जो परिवर्तित होता है, तरह तरह की कविताएं लिखता है, उसी तरह तुम भी कवि के समान अपने हृदय में परिवर्तन का भाव भरो। और क्या करो, वज्र छिपा विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, तुम एक कवि के समान अपने हृदय में परिवर्तन करो, साथ ही अपने हृदय में बिजली का जैसा उत्साह भरो। कैसा उत्साह भरो, जैसे बादलों के बीच में से बिजली बादलों की उर को चीर करके यानी हृदय को चीर करके जिस प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार तुम बिजली सा उत्साह भर के हे नवयुवकों तुम समाज को नई चेतना की प्रेरणा दो। जैसे एक कवि क्या करता है, जैसे एक कवि क्या करता है, अपने मन में जो उसके भाव छिपे हुए होते हैं, उन भावों को कैसे परिवर्तित करके मतलब उजागर करता है, और अपने क्रांतिकारी भावों को अपने शब्दों के माध्यम से उस उत्साह का भाव जो अपने मन में छिपाए रहता है, वैसे ही तुम भी क्या करो, क्रांति का रूप छिपा करके, कौन सा रूप छिपा करके, अपने क्रांति वाला रूप छिपा करके नव जीवन का संचार करो। वज्र छिपा है नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि तुम अपने प्रभाव से बादलों, तुम अपने प्रभाव से संसार में नव जीवन का संचार कर सकते हो। यानी बादलों के माध्यम से कवि या नव युवा शक्ति को आह्वान कर रहा है और कह रहा है अपने व्रज के समान विनाशकारी शक्ति को तो तुम छिपाए रखो। यानी हमको विनाश नहीं करना है बल्कि हमको उत्साह बढ़ाना है, और अपने उत्साहवर्धक स्वरूप से मेरे मन में नई कविता का भाव उत्पन्न कर दो। यानी बादलों तुम इस तरह बरसो कि तुम वज्र के समान जो तुम्हारी विनाशकारी शक्ति है, यानी जो तुम्हारी बिजली है, उसको तुम गिराओ मत, उसको केवल तुम चमकाओ, उसको अपने आप में छिपा करके रखो, और उसी प्रकार उत्साह भर के मेरे मन में नई कविता का भाव उत्पन्न कर दो। हे बादलों समाज को नई दिशा देने के लिए गरजो और एक नया सृजन करो। तो देखो बच्चों, अभी हमारा इसका पदभाग एक पूरा हो गया है, अब हम दूसरा पदभाग इसका देखेंगे। पद्यांश दूसरा है हमारा इसका, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो हम सर्वप्रथम इसके क्या देखेंगे, सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। देखो विकल का क्या अर्थ होता है, विकल का अर्थ जो होता है वो होता है व्याकुल होना, व्याकुल का मतलब परेशान होना। उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है उदास होना या अनमना होना। निधाग, निधाग का अर्थ होता है गर्मी, यानी ग्रीष्म का ताप यानी गर्मी का प्रभाव। सकल, सकल का अर्थ है सभी। अज्ञात, अज्ञात का अर्थ है अनजान, क्या है अनजान, जिसको जानते नहीं हो या जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। अनंत, अनंत क्या होता है, अनंत होता है आकाश जिसका अंत ना हो। आकाश को यदि हम देखते हैं तो उसकी सीमा हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और घन का अर्थ क्या है, घन का अर्थ यहाँ है बादल। तप्त, तप्त का अर्थ है जलती हुई, और गर्म जलती हुई या गर्म, और शीतल का अर्थ है ठंडी, शीतल का अर्थ है यहाँ ठंडी, जन का अर्थ है यहाँ लोग। तो देखो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसका भावार्थ हम देखते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कवि निराला क्या कह रहे हैं कि हे बादल, कवि निराला कह रहे हैं कि हे बादल, संसार के सभी लोग गर्मी के तेज प्रभाव के कारण क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। यानी जब गर्मी तेज पड़ती है तो परेशान हो जाते हैं लोग, व्याकुल हो रहे हैं और उदास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। अर्थात क्या हो रहा है, गर्मी का बहुत तेज प्रभाव हो रहा है। इसलिए तुम क्या करो, हमारा जो समाज है वो किससे भर गया है, हमारा समाज है जो दुख और पीड़ा से भर गया है। यानी भयंकर गर्मी आने लगी है, बहुत तेज गर्मी। मतलब यहाँ गर्मी से मतलब ये नहीं है, यानी हमारे समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व आ गए हैं। क्या आ गए हैं, असामाजिक तत्व आ गए हैं, जिससे हमारा समाज क्या हो गया है, दुख और पीड़ा के भाव से भर गया है। ऐसे समय में क्या है, मतलब ऐसा समय
चल रहा है, जब हमारा समाज दुख और पीड़ा से भर गया है, ऐसे समय में तुम अज्ञात दिशा से आकर के, यानी बादल पता नहीं कौन सी दिशा से आए और आकर के आकाश मंडल में छा गए हैं, अर्थात चारों तरफ गर्मी छाई हुई है और तुम आकर के जब तुम आकाश मंडल में छा गए हो, अर्थात लोगों में दुखों से तुमने मुक्ति की आशा जगा दी है। यानी अब लोगों को लग रहा है कि तुम आ गए हो, तो अब लोगों को क्या लग रहा है कि अब बारिश होगी और बारिश होने से हमारी प्यास बुझेगी। विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत गण, यानी तुम अज्ञात दिशा से आए हो और लोगों में मुक्ति की आशा तुमने जगा दी है। तो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इसलिए हे बादलों जहां से भी तुम आए हो, अब तुम अपनी शीतल धारा से यानी बारिश से क्या कर दो, इस गर्म धरती को शांति प्रदान करो। क्या करो, गर्म धरती को शीतल कर दो, शांति प्रदान करो, अर्थात अपने जल से इस भूमि पर क्या करो, वर्षा करो और वर्षा करके शीतलता प्रदान कर दो, चारों ओर हरियाली कर दो। इसलिए हे बादल गरजो, क्या करो, गरजो। जिस प्रकार जनमानस में सृजन का अभाव, सृजन का अभाव मतलब नई चीज को बनाना, सृजन का अभाव भरने और अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने की प्रेरणा कवि ने इस अंश के माध्यम से व्यक्त की है। तो देखो बच्चों, यहाँ मेन ये है, कवि निराला यहाँ ये कहना चाहते हैं, समाज के उस शोषित वर्ग से ये कहना चाहते हैं कि तुम उठो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो और गरजो। अब विनाश मत फैलाओ, विनाश मत फैलाओ, लेकिन शोषक वर्ग के ऊपर तुम गरजो और गरज करके अपने अधिकार उनसे प्राप्त करो, ताकि वो लोग क्या हो, जो शोषक वर्ग है वो क्या करे, वो बिल्कुल शीतल हो जाए, तुम में शोषित वर्ग और शोषक वर्ग दोनों समानता का भाव से जीने लगे। तो यहाँ जो शोषक वर्ग है उसको बताया गया है, कमजोर वर्ग है, जो उत्पीड़ित वर्ग है, उसको ऊपर उठने की प्रेरणा दी गई है बादलों के माध्यम से। तो देखो बच्चों, यहाँ इसमें मानवीकरण अलंकार पाया गया है। कौन सा अलंकार पाया गया है, मानवीकरण, क्योंकि शोषित वर्गों को बादलों के ऊपर आरोपित किया गया है, यानी प्रकृति की क्रिया व्यापार के बदले मानवीयकरण क्रिया व्यापार किया गया है। तो देखो बच्चों, आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय जाना, उनका कृतित्व परिचय जाना, साथ ही हमने पाठ में हमारे क्या कविता आई है उसके बारे में हमने जाना, और उनकी पहली कविता उत्साह, उसको पूरा पढ़ा शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में। तो बच्चों, आप इसको सुनो और इसको पढ़ो, साथ ही भावार्थ को सह प्रसंग लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में भावार्थ के साथ में प्रसंग भी आएगा। और शब्दार्थ को याद कीजिए, और यदि आपको ये पाठ पढ़ाया गया पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।